हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रस्तावना से संबंधित सभी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको प्रस्तावना से संबंधित सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी डाउट्स वो सभी क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो है हमारी दी गई है प्रस्तावना। ये प्रस्तावना मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा और एक बार अगर आपने इस प्रस्तावना को पढ़ लिया अच्छी तरह से तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को आप बस इसको पढ़ने के बाद ही तुरंत दे देंगे। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले शुरू होती है प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोगों से, कि देखो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। हम भारत के लोगों से प्रस्तावना शुरू होती है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारा जो संविधान है वो हमारे द्वारा ही लिखा गया है, यानी भारत के लोगों द्वारा लिखा गया है, भारत की जनता द्वारा लिखा गया है। ठीक है। फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक भारत एक संप्रभु देश है। अब संप्रभु क्या होता है आप जानते हैं? जो देश अपने आंतरिक और बाह्य फैसले स्वयं ले लेता है उसको संप्रभु देश कहते हैं। जैसे कोई अपने आंतरिक फैसले लेता है, आंतरिक प्लस बाह्य फैसले जो देश अपने लेता है अपनी मर्जी से, वो होता है संप्रभु देश। किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो जिसमें। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके मन में एक विचार है कि भाई भारत तो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है। भारत किसका है? राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो भारत राष्ट्रमंडल देश में वे ही देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल है? राष्ट्रमंडल देश में वे देश शामिल हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। भारत भी रहा है गुलाम। तो क्या भारत भी इसमें फिर कह रहे हैं भारत भी तो गुलाम रहा है, तो फिर भारत भी वही है। तो हम आपको बता दें कि भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता ग्रहण करी थी। लेकिन राष्ट्रमंडल देश में कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी देश अपनी स्वेच्छा से उसका सदस्य बन सकता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमने राष्ट्रमंडल देश की जो सदस्यता है वो अपनी मर्जी से ली है, हमने किसी के दबाव में नहीं ली है, अपनी मर्जी से ली है और हम जब चाहे इसका त्याग कर सकते हैं। तो भारत अगर राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संप्रभुता उसकी खत्म हो गई, वो संप्रभुता उसकी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट में आपका है कि समाजवादी। अब समाजवादी क्या होता है ये आपको पता नहीं कि समाजवादी होता क्या है। समाजवादी उसे कहते हैं जो समाज में समानता लाते हैं, समाज में समानता लाते हैं। और समाजवादी विचारधारा किसने दी थी? ये दी थी समाजवादी विचारधारा जो दी थी वो लेनिन ने दी थी। लेनिन ने समाजवादी विचारधारा ले ली। भारत में कैसा समाज है? लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। कौन सा? लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। ये समाज लोकतंत्रात्मक समाजवाद उस समाजवाद को कहते हैं जहां पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के साथ रहते हैं। ठीक है। फिर है पंथ निरपेक्ष। आपको शब्दों के अर्थ अगर पता चल जाए तो आप प्रस्तावना में सब कुछ समझ जाएंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, या इसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे बाद में जोड़े गए थे, ये मूल संविधान में थे ही नहीं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म से अलग हो जाएगा। राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब अब मैं बताता हूं। अगर कोई मुस्लिम है वो ये कहे कि ये मुस्लिम राज्य, मुस्लिम देश होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हिंदू है वो कहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए भारत की जो संविधान में लिखा गया है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म के प्रति नहीं रहेगा, यानी सबसे तटस्थ बना के रखेगा, किसी के प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अनेकों जातियां रहती है। तो भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष है और धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या राज्य, क्वेश्चन आएगा कि क्या राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है? कर सकता है। अगर धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, विवाद होगा, तो करना तो पड़ेगा ना। अब है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
अब मैं आपको बता दूं कि ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है। सबसे पहले आप लोकतंत्र देखिए क्या होता है। लोकतंत्रात्मक वो होता है जहां पर सरकार का प्रमुख सरकार का प्रमुख निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। सरकार का प्रमुख कौन है, ये आप बता सकते हैं, कौन है? पीएम। ये तो है सरकार का प्रमुख। तो लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य उसे कहते हैं जहां पर राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो। जहां राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो वो क्या होता है आपका? गणराज्य होता है। राष्ट्र का प्रमुख जहां निर्वाचित होता है उसको बोलते हैं गणराज्य। तो दोस्तों, ये आपकी इतना समझ में आ गया होगा। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीन तरह के न्याय हैं। कितने तरह के न्याय हैं? तीन तरह के न्याय। अब ये होते क्या है कि सामाजिक न्याय, आपने बोल दिया कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि किसी के भी साथ में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, किसी के साथ सभी को समान समझा जाए, ये होता है सामाजिक न्याय। अब एक होता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय होता है कि संसाधन जो है उनका समान वितरण किया जाए। संसाधन की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है, या फिर हम कहें धन का समान वितरण, ये आर्थिक होता है। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि सभी को राजनीति में बराबर का अधिकार दिया जाए, यानी सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, वोट डालने का अधिकार दिया जाए। ये क्या होता है? एक राजनीतिक न्याय होता है। तो तीन तरह के न्याय की बात की गई है। और इसमें पांच तरह की स्वतंत्रता है। कौन सी? ये विचार की अभिव्यक्ति, यानी हम बोल सकते हैं अपनी मर्जी से, संघ बना सकते हैं जो। फिर विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। और उपासना, किसी को भी पूजा कर सकते हैं, ये इसकी स्वतंत्रता। ये पांच तरह की स्वतंत्रता दी गई है। और दो तरह की समानता है, एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। अब आप कहोगे ये किस में है? तो अवसर की समानता किस में है? अनुच्छेद 16 है आपका, उसमें है। अनुच्छेद 16 में उसमें बताया है कि नौकरियों में सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई नौकरी पाना चाहता है तो उसे नौकरी में भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के या जाति वाति के आधार पर उसे नौकरी से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब होता है जैसे अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 होगा, ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये एक प्रतिष्ठा ही तो है कि भाई अगर किसी के साथ धर्म या जाति या फिर लिंग के आधार पर, पुरुष स्त्री है वो, उसके आधार पर उसकी भेदभाव किया जा रहा है, तो उसकी प्रतिष्ठा तो धूमिल हो रही है ना। तो इसकी भी सबको समानता है, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की, मान बनाए रखने की, मर्यादा बनाए रखने की, अपना सम्मान बनाए रखने की समानता है। उन सबको क्या प्राप्त कराने के लिए उन समय व्यक्ति की क्या गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता हमारी जो दी गई है, दो तरह की दी गई है। एक तो राष्ट्र की एकता वाली और एक राष्ट्र की अखंडता वाली। अब जो एकता वाली अखंडता होती है वो आपकी, जो ये आपकी एकता वाली अखंडता है वो कैसे है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। ये एकता वाली अखंडता क्या है और ये वाली क्या है। अब देखो, ये राष्ट्र की एकता का मतलब क्या हुआ? ये होती है आपकी सांस्कृतिक, ये होती है सांस्कृतिक। और जो यार राष्ट्र की अखंडता होती है, ये होती है आपकी भौगोलिक। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? हमारा देश जो है हमारी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है भारत की। और यहाँ पर बहुत सारे किले बने हुए हैं, मकबरे बने हैं, और भी सांस्कृतिक विरासत है। अगर कोई कहे कि ठीक है हम इनको अपने यहाँ लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या आप दोगे? नहीं। ये हमारे एक है सांस्कृतिक लगाव। भले हम आपस में कितना भी विवाद करते हो, कितना भी झगड़ते हो, लेकिन अगर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को कोई छुएगा, उसे कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हम सब एक हो जाते हैं कि नहीं करने देंगे। ये होती है हमारी बंधुता, एक तरह की एकता वाली। ये राष्ट्र की एकता का मतलब सांस्कृतिक रूप से। एक होती है भौगोलिक। भौगोलिक एकता मतलब होता है जमीनी जुड़ाव। ये होता है हमारा जमीनी जुड़ाव। जमीनी जुड़ाव का मतलब क्या होगा? जमीनी जुड़ाव का मतलब होता है कि अगर यदि कोई कहे कि हम
कश्मीर को, पाकिस्तान अगर कहे कि हम कश्मीर को लेना चाहते हैं तो क्या आप दोगे? भले आप आपस में ही कितना लड़ते हो, लेकिन अगर बात अगर देश के किसी हिस्से की आएगी तो ऐसा आप उसे जाने दोगे? कभी नहीं जाने दोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। कहीं आप कहेंगे कि हम जाने के तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन हम अपने देश के हिस्से को, अपने कश्मीर को नहीं देंगे। या अपने किसी भी चीज हिस्से को आप पार्ट्स को आपके किसी देश को दे सकते हैं? कभी नहीं देंगे, आपको तकलीफ होगी। तो ये हुआ बंधुता, अखंडता वाली, कि हमारा भारत जो है वो अखंड ही रहेगा। आपको पता है जिस समय पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उस समय बहुत लोगों को दुख भी हुआ था कि हमने अखंड भारत के टुकड़े कर दिए, जैसे बीडी सावरकर ने भी कहा था। बढ़ाने के लिए, यही बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी हमारा संविधान को कब लागू अपने ऊपर अंगीकृत किया गया था या पारित किया गया था? वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब ये क्या है? इसका मतलब जो है वो यही इसी से है, इसी से ही है इसका मतलब। अब बताता हूं कैसे। जिसने 2006 विक्रमी बताया है, तो 2006 लिखो पहले आप। विक्रम संवत आप जानते हैं कि 57 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो आप इसमें से जब 2006 में से 57 माइनस करोगे तो आप ही का ये 1949 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको शक संवत निकालना तो 78 माइनस कर दोगे, उसी तरह होता है ये। ठीक है। उसी तरह आप इसमें से 57 माइनस, तो इसमें से 78 माइनस कर दोगे, शक संवत निकल आएगा। ये विक्रम संवत है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर, यानी अपने ऊपर हम इसे स्वीकार करते हैं और अपने ऊपर से क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अब इससे संबंधित आप सभी क्वेश्चन के जवाब देंगे आसानी से। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है कि प्रस्तावना होनी चाहिए भाई, हमारे देश का एक टाइटल होना चाहिए संविधान का एक। ये विचार कहां से लिया गया? ये लिया गया आपका अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया है, और जो प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है वो कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इस वाद में कहा गया था कि संविधान का जो है प्रस्तावना संविधान का भाग बिल्कुल भी नहीं है। कौन से वाद में? बेरुवाड़ीवाद। बेरुवाड़ीवाद में 1960 में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब कोई चीज संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन कर ही नहीं सकते, उसका मतलब ही नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वाद में कहा कि किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात किस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, हिस्सा है? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। ये बनाम केरलवाद था। ये था 1973 में। और जब कोई चीज हमारे संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना यदि संविधान का भाग है, तो क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है संशोधन। अगर कोई हिस्सा है तो संशोधन उसमें किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? अर्थात प्रस्तावना जब संशोधन के योग्य बना दी गई तो उसमें संशोधन भी कर दिया गया। संशोधन कैसे किया गया? कितनी बार किया गया? वो एक बार किया गया। और एक बार किया गया था 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये जोड़ा गया था। और एक था अखंडता। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो एक आपको और दे दिया जाएगा। ये एक, इनमें से एक दे दिया जाएगा, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रख लेना, अगर इनमें से कोई दिया है तो समझ लो ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो अभी आप तुरंत बता देंगे कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? तो ये संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना को कहा था वो कहा था किसने? ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की आत्मा है। अच्छा, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? ये कहा था, परिचय पत्र कहा था पालकीवाला ने। ये कहा था परिचय पत्र।
ये पालकी वाला ने कहा था। और के एम मुंशी ने जन्म पत्री कहा था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। के एम मुंशी ने कहा था जन्म पत्री, जन्म कुंडली या जन्म पत्री के एम मुंशी ने कहा था। पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा था। और आत्मा तो आपका कहा था किसने? ठाकुरदास भार्गव ने। अब कहेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अनरेस्ट बेकर थे एक, उन्होंने संविधान की कुंजी कहा था। अनरेस्ट बेकर थे, अनेस्ट बेकर थे, अनेस्ट बेकर, उसने क्या कहा था? कुंजी, कुंजी कहा था संविधान की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल उद्देश्य का भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? अर्थात जो हमारी मूल उद्देश्य का है उसमें भारत को कैसा राज्य बनाने के लिए, अर्थात ये पूछा जा रहा है कि मूल उद्देश्य से निम्नलिखित कौन कौन से शब्द है, बस ये पूछा जा रहा है। आप बता सकते हैं। संपूर्ण प्रभु संपन्न भी है, लोकतंत्रात्मक शब्द भी है और गणराज्य शब्द भी है। तो इसका सही क्या जवाब होगा? ये सभी। लेकिन अगर मैं सोचो इसमें अगर मैं एक समाजवादी दे देता, समाजवादी शब्द डी यहाँ पे, तो इसमें यही होता, इसमें ये गलत हो जाता तुरंत, क्योंकि मूल उद्देश्य का पूछा है आपसे। देखो मूल उद्देश्य का भी समाजवादी शब्द था ही नहीं, समझ गए? लेकिन ये तीनों थे अपने उद्देश्य का को अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो सब क्वेश्चन कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संविधान में हमारे राष्ट्र को लेकर किस नामों से किया गया है? हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को किस नाम से जाना गया है? तो केवल भारत के नाम से भी नहीं जानते, हिंदुस्तान इंडिया के नाम से भी नहीं जानते, ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए है। अब ये बताओ क्यों है? क्योंकि हम तो भारत जान शुरू से ही कहते आए हैं अपने देश को भारत के नाम से, लेकिन जो अंग्रेज थे या फिर अदर कंट्री थी वो इंडिया के नाम से जानती थी। तो भारत इंडिया के नाम से फेमस था विदेशों में। तो उस समय संविधान बनते समय कहा गया कि भारत तो हम बोलते ही हैं लेकिन सब लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नाम एक नाम और रख देते हैं इंडिया। अर्थात बस दो ही नाम है। क्वेश्चंस कभी पूछे जाए कितने नाम है? बस दो नाम है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है? तो आप कितने प्रकार के न्याय हैं? तीन प्रकार के न्याय। सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। राजनैतिक, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? आपने प्रस्तावना अगर आराम से पढ़ी है ध्यान से तो आप बता सकते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। विचार की, अभिव्यक्ति की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता 5 तरह की। नेक्स्ट। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की है। तो हो गए कौन सी है? एक तो है आपकी कौन सी? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। दूसरी है आपकी कौन सी? अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मैंने आर्टिकल 17 बताया था और इसके लिए अवसर की समानता के लिए 16 बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? अर्थात ये प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था कि भाई उद्देश्य का बनना चाहिए? ये प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ये पेश किया गया था। लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत हुआ, ये स्वीकृत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? अर्थात हमारी प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता? भारत के नागरिकों पर लागू कर सकते हैं? क्वेश्चन पहला कि लागू किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है आपका। अब बताता हूं कैसे। प्रस्तावना का टाइटल है, उसे लागू नहीं किया जा सकता। जैसे किसी भी बुक का जो कवर पेज होता है ना, जिससे ये पता चलता है कि इस बुक्स में कितने चैप्टर हैं, इस बुक्स में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर के नाम क्या है। जैसे कोई चैप्टर है, अगर हमने देखा कि अगर एक चैप्टर जैसे गिल्लू है, ये गिल्लू नामक चैप्टर का नाम है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें गिल्लू है कोई,
पात्र जिसके बारे में पूरी जानकारी दी गई, यानी टाइटल है एक तरह से, तो इसे लागू थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इसे संविधान का दर्शन कहा जाता है। संविधान का दर्शन क्या है? तो संविधान का दर्शन मूल अधिकार को नहीं कहा जाता, मूल कर्तव्यों को भी नहीं कहा जाता, नीति सिद्धांत को भी नहीं कहा जाता, प्रस्तावना को कहते हैं। क्यों? संविधान का दर्शन का मतलब होता है कि जब आप संविधान खोलते हैं तो सबसे पहले आपको वही प्रश्न दिखाई देगा, क्या? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में ही सब शब्द दिए गए हैं, जो जो संविधान के अंदर है वो सब उसमें लिखा है, उसमें लिखा हुआ है संविधान में। अच्छा एक सुनो, बार बार शब्द आ रहा है आपको, संविधान संविधान, ये होता क्या है? संविधान होता है, ये होता है सम प्लस विधान। सम प्लस विधान अर्थात समान कानून, सर्वोच्च विधि है ये। हमारे देश की अगर सर्वोच्च विधि कोई पूछे तो कौन है? संविधान। और सब कुछ इसके नीचे होते हैं, जो आपकी अभी तो ये जो बीएनएस है, ये बीएनएस है, बीएन डबल एस है, ये भी जो है बीएस से जो भी है, ये सब जो है आपकी इसके बाद है। सर्वोच्च विधि कौन सी है हमारी? संविधान है। और संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नियम और कानूनों का संग्रह है, और जो सरकार की शक्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है और सीमित करता है। सरकार की शक्ति को नियंत्रित करता है और सीमित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पहले कहाँ है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखिए अपना, ये प्रस्तावना में दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी प्रस्तावना इसी से शुरू होती है। नेक्स्ट, संविधान में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है? अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? अब देखो, भारत में अनेक धर्म है, गलत। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी गलत। धर्म उन पर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ये इसका सही आंसर है कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, प्रत्येक धर्म से तटस्थ है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको हम कहते हैं सार्वभौमिकता, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये पवित्र दस्तावेज क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, पवित्र दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री, और ये तो मैंने आपको खुद ही बता दिया था कि जन्मपत्री किसने कहा था। जन्मपत्री किसने कहा था? ये मुंशी ने इसको जन्मपत्री कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो कब स्वीकृत हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित सभी क्वेश्चन थे। और मैं आपको बता दूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। प्रस्तावना को ध्यान से पढ़िए, फ्री माइंड होइए। जब तक आपको शब्दों के अर्थ का नहीं पता चलेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, माइंड नहीं खुलेगा आपका। रटने से कुछ नहीं होता, रटने से आप 1-2 दिन तक याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी शब्द को समझते हो, किसी चीजों को समझ लेते हो एक बार, तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। और पॉलिटी जो है, संविधान जो है हमारा, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हमारे भारत की सर्वोच्च विधि है। इसके बारे में तो हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। इसी से तो हमारे देश का सारा सिस्टम चलता, हमारी सरकार चल रही है। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, मन से, ध्यान से, तो सब जान जाओगे प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, सब जान जाओगे। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।